हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इनगर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 20। इसमें पूरे 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें करंट, स्टैटिक्स, जीके और जीके जीएस साइंस के सारे क्वेश्चंस का मिक्सअप है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जो वीडियो का री एग्जाम है उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इनमें क्वेश्चंस का विश्लेषण भी हम कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो निरंजना नदी पर कौन सा बौद्ध स्थल स्थित है? वो है ऑप्शन ए बौद्ध गया। बौद्ध गया यहाँ पे ही, इसी को यहाँ पे ही गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो इसी निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बौद्ध गया में ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वर्ष 2002 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। तो ये करंट से संबंधित कुछ प्रश्न है। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। बौद्ध को परिनिर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो जो बौद्ध थे उनको परिनिर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है कुशीनारा या कुशीनगर। इनको बौद्ध परिनिर्माण कब प्राप्त हुआ? तो इनको बौद्ध परिनिर्माण प्राप्त हुआ था 1883 ईसा पूर्व। और यदि बात करें, इनने जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। चलिए शुरू कर। आपका अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाजा है वो किस विश्व विरासत स्थल में है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास में यह स्थित है। और ये बनवाया किसने था? तो यह बनवाया किसने था? यहाँ से एक प्रश्न आता है कि अलाई दरवाजा बनवाया किसने था? तो वो बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा के अलावा और क्या क्या चीजें बनवाई थी? तो वो बनवाई थी सीरी का किला, और हजार खंबा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत पर तैमूर किस वर्ष आक्रमण किया था? भारत पर जो तैमूर था उसने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है 1938 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। और उस जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय कौन कौन से शासकों का बहुत ही विनाश हुआ था? तो तुगलक वंश का और दिल्ली का बहुत ही विनाश हुआ था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? आपका सही जवाब रहने वाला है वो है गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि जो गयासुद्दीन ने मतलब तुगलक वंश को स्थापित किया था वो कब किया था? तो वो किया था 1320 ईस्वी में। कब किया था? 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक से एक प्रश्न और आता है कि जो सिंचाई के लिए नहर व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो वो भी गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो अगला प्रश्न है, स्पैरिंग पलनम की लड़ाई में अंग्रेजों को किसे पराजित किया था? मतलब अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? इसी को हम श्री रंगपट्टम भी कहते हैं। और रंगपट्टम का जो सुल्तान था वो था टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान इसी को हराया था। अब अगला प्रश्न है, बम्बई अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? तो जो बम्बई से थाने जो भारत की पहली ट्रेन चली थी वो कौन से ईयर में चली थी? तो वो चली थी 1853 में। जो इस ट्रेन को चलाने वाले जो
प्रथम गवर्नर लॉर्ड जनरल थे, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? डलहौजी। इन्हीं को ही रेल जनक भी कहा जाता है। भारत में इन्हीं को ही रेल जनक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, और इन्हीं डलहौजी के द्वारा ही एक नीति अपनाई गई थी जिसे हम हड़प नीति भी कहते हैं, यह भी इन्हीं के द्वारा चलाई गई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कौन सा कानून पारित किया था? तो कौन सा कानून पारित किया था? तो उन्होंने कौन सी ईयर में किया था? वो किया था 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक कानून पारित किया गया था। इस कानून के माध्यम से ब्रिटिश भारत पर सती प्रथा का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसमें सहयोग किसने किया था? तो वो किया था लाला लाजपत राय ने, सॉरी राम मोहन राय ने। आपका अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो जो संवैधानिक उपचार है ये कौन से अधिकार के तहत आता है? तो यह आता है मौलिक अधिकार के तहत। आर्टिकल जो 32 है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। यदि हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो यह भाग 3 में अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 के बीच निहित हैं। आपका अगला प्रश्न है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन जब ये मौलिक कर्तव्य, ये मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई भाग नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन, कब? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इस भाग को जोड़ा गया था। तो जो मौलिक कर्तव्य है इसके कौन से भाग में है? तो ये भाग 4A के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो आर्टिकल है वो है हमारा 51 का, या 51A। जब ये जोड़ा गया था तब इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वो कौन सा था? वो था 11 से लेकर, वो सॉरी 6 से लेकर 14 तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा देना। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो जो हमारे भारतीय राष्ट्रपति होते हैं वो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। लेकिन यह अध्यादेश जारी कब किया जाता है? ये अध्यादेश जब जारी किया जाता है जब संसद सत्र ना चल रहा हो और वह काम करना बहुत जरूरी हो। तो इसलिए यह इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति उस अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और यह किस आर्टिकल के तहत देते हैं? तो आर्टिकल 56 वन का के तहत, या इसको सिंपल से बोल सकते हैं आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो कौन सी है? वो है अराकू। अराकू घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो यह कहाँ पे स्थित है? यह हमारी आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो विशाखापट्टनम में जो हिल स्टेशन है, जिसे हम आंध्र प्रदेश की ऊटी के नाम से भी जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो मेघालय पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है शिलांग चोटी। यह मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1965 मीटर है और इसे शिलांग शहर का पूर्व ऑफ स्टॉकलैंड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूर्व का स्टॉकलैंड। आपका अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है K2। इसको हम गॉडविन ऑस्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंबर 1 पे कौन सी आती है? वो आती है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है 8,848.6 मीटर। यानी हम बात करें K2 की ऊंचाई की, जो K2 की ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो वो अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका जो आइलैंड है उसकी जो भूमि है वो किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज के नाम से जानते हैं। इसको इस नाम से जानने का कारण क्या है? इसके वैश्विक स्तर पर जो सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है, इसके कारण इसको हम द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में एक माउंट एलब्रुस कहाँ स्थित है? जो माउंट एलब्रुस है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है रूस में। कहाँ पे है? रूस में। यह किस किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है? तो यह आता है काके सस। ये काकेशस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। यह यूरोप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप की सीमा पर स्थित है और यह एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है वो है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र मेरुदंड क्यों है? क्योंकि इस भारत में लगभग 49% भारतीय कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए इसको मेरुदंड कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो वो है कृषि। प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं जिन पे भारतीय अर्थव्यवस्था निर्भर रहती है और जो बहुत ही शुरुआती तौर से शुरू किए जाते हैं? जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया और मछली पालन हो गया। ये सारे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र हैं। अब अगला प्रश्न है, कर सेवा वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। अब अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो जो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, शहर है, वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है हमारा लकड़ी की नक्काशी के लिए। किसके लिए? लकड़ी की नक्काशी के लिए। अगर हम बात करें चूड़ियां बनाना, तो चूड़ियां बनाने का काम है वो हमारा फिरोजाबाद में होता है। कहाँ होता है? फिरोजाबाद। इसको हम श्रृंगार नगरी भी कहते हैं। अगर हम बात करें कालीन, कालीन सबसे ज्यादा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो है भदोई जिले की। कहाँ की? भदोई। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? किसको कहा जाता है सिरेमिक सिटी? तो यह कहा जाता है खुर्जा। जो खुर्जा खुर्जा सिटी है, इसको हम सिरेमिक सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सिरेमिक उद्योग, यह जो खुर्जा शहर है, यह बुलंदशहर जिले के बुलंदशहर जिले का एक शहर है। यहाँ यह सिरेमिक उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए हम इसे सिरेमिक सिटी के रूप में जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कानपुर को। किसको? कानपुर को। कानपुर के अलावा और कौन कौन से जिले हैं जो चमड़ा उत्पादन के लिए या चमड़ों की वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आगरा, आगरा, लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ, बरेली, लखनऊ और दयालबाग। आपका अगला प्रश्न है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? जो चमड़े हैं उसके लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? तो वो है, अभी हम लोगों ने देखा था, आगरा, कानपुर, लखनऊ, बरेली और दयालबाग। तो आपका सही जवाब रहने वाला है आगरा और कानपुर। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ जिला है, यहाँ की जो चिकनकारी कढ़ाई है, यह इसके लिए इसको यह बहुत ही प्रसिद्ध है। इसकी खोज का जो इसकी खोज की थी, वो इसका श्रेय किसको जाता है? वो जाता है नूरजहां को। किसको? नूरजहां को। नूरजहां को इसका श्रेय जाता है। और यह इसको लखनवी चिकनकारी भी कहते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हम लोगों ने देखा था चिकनकारी। चिकनकारी कहाँ से संबंधित है? वो है लखनऊ से। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को हम नवाबों के शहर के नाम से भी जानते हैं। यदि हम बात करें मेरठ की, तो मेरठ को हम क्रांति नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांति नगर भी कहते हैं। अगर हम बात करें प्रयागराज और इलाहाबाद की, पहले यह इलाहाबाद था, अब यह प्रयागराज कर दिया गया, तो इसको हम संगम नगरी भी बोलते हैं। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस शहर को किस और दूसरे नाम से जानते हैं? तो इसको संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद जो है वो जो पीतल है, पीतल नगरी भी बोलते हैं मुरादाबाद को। क्या बोलते हैं? पीतल नगरी भी बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था, जो फिरोजाबाद जिला है, इसको हम सुहाग नगरी भी कहते हैं। और यह कांच की चूड़ियों और बस कांच के अन्य सामानों के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? यह सभी क्या हैं? तो ये एक वेब पिक्चर, मतलब ये वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर। आपका अगला प्रश्न है, क्रोलिंग
इंडेक्स और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित हैं? तो यह किससे संबंधित है? तो यह खोजी इंजन है, मतलब ये सर्च इंजन है। क्रॉलिंग और इंडेक्स और जो रैंकिंग शब्द हैं यह सर्च इंजन से संबंधित हैं। ये तीनों सर्च इंजन की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। अब अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में फ्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट्स का प्रयोग किया जाता है? तो कोई भी चीज़ पेस्ट करने के लिए हम हमेशा Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में प्रकोष्ठों सेल्स के में संख्याएं प्रविष्टित की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति द्वारा होती हैं। क्या होती हैं? के द्वारा दाईं ओर संरेखित होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में डैश आपको एक विषय से समस्त संरूपण को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है, तो वह क्या है? तो आपका सही जवाब है वो है फॉर्मेट पेंटर। क्या है? फॉर्मेट पेंटर। आपका अगला प्रश्न है, नींबू नींबू निचोड़ने की मशीन है। जो नींबू निचोड़ने की मशीन है वो किस उत्तोलक पर काम करती है? आपका सही जवाब है वो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से होते हैं? तो द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं वो आलम्ब तथा आयास के बीच में भार होता है, इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, यह इसके अन्य उदाहरण हैं। आपका अगला प्रश्न है, जी का मान मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है, तो जो गुरुत्वाकर्षण है उसका मान न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है, लेकिन ध्रुवों पर जो ध्रुव है ध्रुवों पर इसका मान सबसे अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी होती है जो सिर्फ एक बार जलने के बाद दोबारा ठोस हो जाती है, उसके बाद उसको सॉल्ट मतलब कि मेल्ट नहीं किया जा सकता? ऐसी प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो वो कौन सी प्लास्टिक है? तो जो वो है बेकेलाइट। जो बेकेलाइट प्लास्टिक है इसको एक बार पिघलाने के बाद जो सॉलिड रूप में आ जाएगी, फिर वह लिक्विड रूप में नहीं जाएगी, फिर वो पिघलती नहीं है। अब अगला प्रश्न है, त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? जो जो पारा है, पारा, इसको हम त्वरित चांदी भी कहते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 80। आपका अगला प्रश्न है, रक्त डैश के माध्यम से गुर्दों में प्रवेश करता है। तो जो रक्त है वो किसके माध्यम से गुर्दों में प्रवेश करता है? वो करता है वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दों में प्रवेश करता है। अगर हम बात करें फुफ्फुस फुफ्फुस धमनी, जो फुफ्फुस धमनी होती है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है जो रक्त होता है उसको ऑक्सीजन रहित फेफड़ों तक पहुंचाना इसका काम होता है, लेकिन जबकि जो वृक्क धमनी होती है यह ऑक्सीजन सहित रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती हैं। अब अगला प्रश्न है, रक्त स्कंद विकार किसकी कमी के कारण होता है? जो रक्त स्कंद विकार होता है, रक्त स्कंद का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना, तो किसकी कमी से होता है? तो ये होता है फ्लोक्लोनोन विटामिन विटामिन के का रासायनिक नाम है। यह किसकी कमी से होता है? यह विटामिन के की कमी से होता है, या इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, फ्लोक्विनोन की कमी से भी हो सकता है, क्योंकि यही इसी का वैज्ञानिक नाम है। अब अगला प्रश्न है, मानव प्लीहा नियंत्रित
करता है? जो मानव है वह मानव का जो प्लिया तंत्र है वो किस चीज को नियंत्रित करता है? तो वो रक्त के आयतन को नियंत्रित करता है। आपका अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? तो कौन सा है? वो है बुरहानपुर। कौन सा? बुरहानपुर। यह जिला कहाँ पे स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस जिले में कुल कितने गांव हैं? तो इस जिले में 254 गांव हैं जिनको यह सुविधा मिली है। हर घर जल प्रमाणित जिला के तहत ये 254 गांव आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में कौन देश मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बना है? मासिक धर्म जो महिलाओं में एक मासिक प्रक्रिया होती है, इसको हम पीरियड्स टाइम बोलते हैं, उसके तहत निःशुल्क उत्पाद कराने वाला विश्व का पहला देश बना है। वो कौन सा बना है? तो वो बना है स्कॉटलैंड। कौन सा बना है? स्कॉटलैंड। यहाँ पे एक अभी हाल ही में एक जो बिल पारित हुआ है वो यही हुआ है, देश के पीरियड प्रोजेक्ट एक्ट लागू किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी नोम पेन। कहाँ पे? नोम पेन में। ये नोम पेन कहाँ पर स्थित है? तो है कंबोडिया की राजधानी। कहाँ की? कंबोडिया। कंबोडिया। आपका अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत किस संस्था द्वारा भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड जारी किया गया? तो किस संस्था द्वारा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड जारी किया गया? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है नवी म्यूचुअल फंड। क्या? नवी म्यूचुअल फंड। तो ये कब किया गया? तो ये 11 अगस्त 2022 को किया गया है। अब अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस राज्य में एक नए कर्मजीवी अभ्यारण्य का गठन किया गया है? तो यह कौन सा राज्य है जहाँ पे एक कर्मजीवी अभ्यारण्य का शुभारंभ किया गया है? तो आपका सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में इस अभ्यारण्य की शुरुआत हुई है। और यह मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य है? तो यह 24वां अभ्यारण्य है। आपका अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड जीता है? एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड जीता है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है संगीता अभियान। क्या है? संगीता अभियान। तो इन्होंने यह इंडेक्स किसके लिए जीता है? इनको जो मिला है अवार्ड वो मिला है हथकरघा हथकरघा और हस्तशिल्प स्टार्टअप के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो आपका सही जवाब है वो है बिमला रस्तोगी। किसको? बिमला रस्तोगी को है अवार्ड दिया गया है। यदि हम बात करें 2021 के सोहनलाल द्विवेदी बालिका कविता सम्मान, यह किसको मिला है? तो ये मिला है अजय कुमार द्विवेदी को। आपका अगला प्रश्न है इसी से और संबंधित है, वो है अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान किसको मिला है? तो ये मिला है ममता नौगरैया जो बदायूं से संबंधित हैं। आपका अगला प्रश्न है बर्मिंघम यूके में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस देश की तैराक एम्मा मैकयायोन ने सबसे अधिक 8 पदक जीते हैं?
तो वो किस देश से संबंधित हैं? तो वो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं। इन्होंने कुल 6 स्वर्ण, 6 गोल्ड और 1 रजत, 1 कांस्य पदक जीते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है, जो जैव विविधता है उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं का मिलना। आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उसमें किसके कारण वृद्धि की जाती है? तो आपका सही जवाब है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, कौन सी गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? तो ग्रीन हाउस में जो और गैसें होती हैं वो होती हैं जल वाष्प, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी गैसें ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जानी जाती हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आप लोगों को एक सेट कैसा लगा। आप लोग इसमें और क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं वो आप चीज़ें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम वो चीज़ें आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे और हर चीज़ को एक बहुत अच्छे से तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश भी करेंगे। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।